हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में हम JKSSB पटवारी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक से बायोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे सेल किसे कहेंगे। सेल जो बेसिक आपके पास बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए गुजारिश करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। समझिए सेल किसे कहेंगे। बेसिकली सेल जो है एक फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ माना जाता है। तीन चीज़ें आपने याद रखनी है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल यूनिट एज वेल एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो है उसे सेल को कहा जाता है। स्टडी ऑफ सेल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। जब 17वीं सेंचुरी में माइक्रोस्कोप का कंसेप्ट हमारे पास आया था तो इस तरह की स्टडी जो है ये मुमकिन हुई थी। इस तरह की स्टडी का कंसेप्ट आपको देखने को मिला था। अब देखिए होता क्या, बेसिकली कंसेप्ट क्या है। कोई भी जनरली में आपके पास ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑर्गेनिज्म एक बड़ा सा कोई ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं, एनिमल देख रहे हैं, आप ह्यूमन बीइंग देख रहे हैं। ऑर्गेनिज्म बने होते हैं ऑर्गन सिस्टम्स के। हर एक ऑर्गन सिस्टम जो है फर्दर बना होता है ऑर्गन्स का। कोई भी ऑर्गन आप जनरली देख रहे हैं तो उस ऑर्गन में आपके पास सिर्फ इससे छोटे पार्ट्स मौजूद होते हैं जिन्हें आप टिश्यूज़ कहते हैं। टिश्यूज़ फर्दर आगे चलकर देखेंगे, डिवाइड करेंगे तो टिश्यूज़ जो हैं ये ग्रुप ऑफ सेल्स के बने होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेल्स जो हैं ये स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है इन्हें सेल्स कहा जाता है। देखिए ऑर्गेनिज्म था, ऑर्गेनिज्म आपके पास ऑर्गन सिस्टम का बना था। हर एक ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स मौजूद होते थे। हर एक ऑर्गन में आपके पास बहुत सारे टिश्यूज़ मौजूद हैं। टिश्यूज़ जो है फर्दर आपके पास बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स के बने होते हैं। तो सेल को कह सकते हैं हम दीज आर द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो सेल क्या है, आपसे कोई पूछे, सेल आपके पास स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेल को जो डिस्कवरी है सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन द ईयर 1665 में। इन्हें कॉरक कहने का मतलब एक्चुअली पार्ट ऑफ बारक ऑफ ट्री जो है उसको आप कॉरक कहते हैं। तो बारक ऑफ ट्री जिसे आप कॉरक कहते हैं, वहाँ से जो है रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में जो है सेल की डिस्कवरी की थी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेल्स एग्जिबिट वैरायटी ऑफ शेप्स। आप देखिए बहुत सारे आपके पास सेल्स के साइज आपको देखने को मिलेंगे, शेप देखने को मिलेंगे। इरेगुलर टाइप आपको मिलेंगे, राउंड, स्फेरिकल, इलांगेटेड, ब्रांचेड, स्पिंडल शेपर्ड, इस तरह के शेप्स आपको सेल्स को देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से अगर आप देखेंगे, ये जनरली आपके पास नर्व सेल का स्ट्रक्चर आ रहा है, या आपके पास एक फैट सेल का कंसेप्ट आ रहा है, या आपके पास स्पर्म सेल्स आ रहे हैं, या आपके पास बोन सेल्स आ रहे हैं, या आपके पास ओवम का सेल मिल रहा है आपके पास, या आपके पास स्मूथ मसल सेल्स हैं, ये ब्लड सेल्स हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो सेल्स हैं इनमें आपके पास वैरायटी ऑफ शेप्स हो सकते हैं, वैरायटी ऑफ साइज हो सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ आपके पास इरेगुलर, राउंड, स्फेरिकल, इलांगेटेड, ब्रांचेड या स्पिंडल शेपर्ड जो है इस तरह के आपके पास सेल्स जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे याद समझेंगे कि जो स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे छोटा सेल जो है वो आपके पास बैक्टीरियम माइकोप्लाज्म में मिल रहा है। इसके साथ साथ जो आपके पास लार्जेस्ट सेल है वो आपके पास ओस्ट्रिच के एग ऑफ एन ओस्ट्रिच में जो है ये मिल रहा है। अगर आप ह्यूमन बॉडी में देखेंगे, आपसे कोई पूछ ले कि सबसे बड़ा जो सेल है ह्यूमन बॉडी में, सबसे लार्जेस्ट सेल जो है वो कहाँ मिल रहा है, सर आप उसे कहेंगे कि नर्व सेल जो है, नर्व सेल्स आर द लार्जेस्ट सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आपके पास काफ़ी है। तो इतना आपने याद रख दिया कि देयर आर स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म जिन्हें आप सेल कह रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ जो हैं आपके पास कौन से आ रहे हैं, ये सेल्स आ रहे हैं। वो ऑर्गेनिज्म्स जो सिर्फ एक ही इकलौते सेल के बने होते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को आप यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स कहते हैं। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास अम्यूबा आ रहा है। अम्यूबा जो है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, पैरामीशियम है, यीस्ट है, नोस्टॉक है। दीज आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर कहने से मतलब ये है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं सिर्फ एक ही इकलौते सेल के बने होते हैं। इसके बरकस वो ऑर्गेनिजम्स जो विच आर मेड अप ऑफ मनी सेल्स, जिनमें आपके साथ एक से ज़्यादा बहुत सारे सेल्स मिलेंगे और ये बहुत सारे सेल्स जो हैं दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। ये एक साथ काम करते हैं कि बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म किया जाए। इस तरह के आपके पास ऑर्गेनिजम्स जिनमें आपके साथ बहुत सारे सेल्स मिल रहे हैं, विच कंटेन मोस्ट ए लॉट ऑफ सेल्स, जिनमें आपके पास विच आर मेड अप ऑफ मनी सेल्स, उन ऑर्गेनिजम्स को आप क्या कहेंगे, उन्हें आप मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। एग्जाम्पल सर इंसेक्ट्स हो गए, आंट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, आपके पास फंगी हो गए, एल्गी हो गए। दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स।
चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास कटेंगे आपके एनसीईआरटी से, इसके बारे में बात जो है लास्ट में करेंगे इस क्लास की। आगे बढ़ेंगे कि आप देख लिया आपने सेल क्या है। सर हमने समझ लिया कि सेल जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या मिल रहा है। सर इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मिल रहा है, स्मॉलर स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट मिल रहा है। इसकी डिस्कवरी किसने कर दी, किस तरह से आपके पास स्मॉलर सेल कहाँ मिल रहा है, आपके पास लार्जेस्ट सेल कहाँ मिल रहा है, ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल आपके पास जो है नर्व सेल मिल रहा है, ये हमने पढ़ लिया। अब आगे पढ़ेंगे अगर आपने सेल देखा तो सेल में आपके पास क्या मिलेगा। सेल जो है सेल बना है किसका बना है आप जनरली देखेंगे। अगर आप सेल देखेंगे सेल में आपके पास स्पेशल कंपोनेंट्स मिलते हैं, इन स्पेशल कंपोनेंट्स को आप ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है जी, सेल अगर आप देख रहे हैं सेल में आपके पास स्पेशल कंपोनेंट्स मिल रहे हैं और इन स्पेशल कंपोनेंट्स को आप सेल ऑर्गेनेल्स का नाम देते हैं। 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं जो ऑलमोस्ट एवरी सेल में आपको मिलेंगे। 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स वो कौन कौन है। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, नंबर 2 आपके पास न्यूक्लियस हो गया, नंबर 3 आपके पास साइटोप्लाज्म हो गया। 3 जनरल फीचर्स, 3 ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया या सेल मेम्ब्रेन जिसे आप कहेंगे, न्यूक्लियस हो गया और साइटोप्लाज्म हो गया। ऑलमोस्ट एवरी सेल में ये 3 आपको मिलेंगी। जो भी एक्टिविटीज़ हैं इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गए, न्यूक्लियस हो गए, साइटोप्लाज्म हो गए, इनके बारे में है इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ। चलिए जी स्टार्ट करते हैं पहले कंपोनेंट से। पहले जो आपके पास फीचर है वो है आपके पास कौन सा, वो आपके पास आ रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे आप सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सारी आपके पास जो भी आपकी कोई भी आपके पास सेल है तो इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग आ रही है, जो सबसे बाहर वाली कवरिंग आपके सेल की आ रही है, उसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं, उसे आप सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। और यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, यही सेल मेम्ब्रेन जो है, ये सेपरेट करती है जो आपके पास सेल के कंटेनेंट्स हैं जो सेल में मौजूद होते हैं, ऑर्गेनेल्स जो कंटेनेंट्स आपके सेल में मौजूद होते हैं, इनको सेपरेट करते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो सेल के कंपोनेंट को सेपरेट करने वाली आपके पास एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है, उसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दे रही हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलो करती है, ये परमिट करती है एंट्री एज वेल एज एग्जिस्ट ऑफ सम ऑफ द मटीरियल्स इन एंड आउट ऑफ सेल। तो कुछ मटीरियल्स का, कुछ ही मटीरियल के, इसलिए इसे आप सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अलो करती है एंट्री एज वेल एज एग्जिस्ट ऑफ सम ऑफ द मटीरियल, कुछ मटीरियल का एंट्री और एग्जिस्ट इन एंड आउट ऑफ द सेल ये मुमकिन है बिकॉज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी इजाज़त देती है, ये अलो करती है, परमिट करती है एंट्री एंड एग्जिस्ट एज सम ऑफ द मटीरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसी वजह से आपके पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे आप सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट नाम आपने ये याद रखना है कि सिंगर एंड निकोलसन, इन्होंने जो आपके पास मोस्ट एक्सेप्टेड फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का, इसे सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित माना जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किसने दिया है जो सबसे ज़्यादा जो है माना जाता है, तो स्ट्रक्चर का नाम क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और इसे सिंगर एंड निकोलसन ने दिया है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। सम सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस जैसे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, दे कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। देखिए जो आपके पास सेल्स में जो आपके पास गैसेस एक्सचेंज है, ये प्रोसेस मुमकिन है बिकॉज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलो करती है मूवमेंट ऑफ सच गैसेस वाया द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है कि जी मूवमेंट होती है चीज़ों की फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सेल्स हैं, सेल्स में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मौजूद है तो ये एक्सक्रीट करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं। क्यों निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बदौलत से, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अगर अंदर ज़्यादा है, बाहर के जो आपके पास एनवायरनमेंट है उसमें कम है, तो वहाँ से क्या हो जाएगा कि मूवमेंट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू द आउटसाइड ऑफ द सेल वाया द परमिएबल मेम्ब्रेन वाया द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सिमिलर कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन एंटर होता है सेल में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जब लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल जो है वो कम हो जाती है। जब सेल के अंदर ऑक्सीजन कम होता है, बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन जो है बाहर से अंदर चला जाता है वाया द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वाया द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसलिए हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है गैसेज एक्सचेंज में बिटवीन द सेल्स एज वेल एज द सेल एंड इट इज़ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेल्स के बीच में गैसेज एक्सचेंज हो रहा है, ये सेल और बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में एक्सटर्नल गैस एक्सचेंज हो रहा है। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपके पास आ रहा है डिफ्यूजन, जो पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसी के साथ साथ वाटर जो है, वाटर आल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। वाटर भी आपके पास लॉ ऑफ डिफ्यूजन पर काम कर रहा है। जो मूवमेंट हो रही है वाटर मॉलिक्यूल्स की थ्रू सच ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इस प्रोसेस को आप जो है ऑस्मोसिस कह रहे हैं। ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है सर, मूवमेंट हो रही है वाटर की वाया द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन।
एक स्पेशल तरह का आपके पास डिफ्यूजन है जिसे आप ऑस्मोसिस कह रहे हैं। तो मूवमेंट ऑफ वाटर हो रही है आपके पास मॉलिक्यूल्स की, वाटर मॉलिक्यूल की थ्रू सच सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन, और इस प्रोसेस को आप नाम दे रहे हैं ऑस्मोसिस का। तो कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस आपके पास नेट डिफ्यूजन आ रही है वाटर की अक्रॉस द सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स ए हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। देखिए इसमें क्या होता है, ऑस्मोसिस में आपके पास नेट डिफ्यूजन होगी, नेट मूवमेंट होगी पानी की, कहाँ की तरफ, टुवर्ड्स हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अगर आपके पास हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन मौजूद है उस तरफ पानी जाएगा, क्योंकि हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि पानी की कंसंट्रेशन उधर कम है, तो जहां पानी की कंसंट्रेशन कम होगी उसी तरफ पानी जो है मूव करेगा। अब देखिए इस कंसेप्ट में आपके पास 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट सोल्यूशन की बात होगी। देखिए अब आपने पढ़ लिया कि ये आपने फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास सेल है, हाइपोथेटिकल हमने इस तरह से सेल बना लिया, ये आपके पास एक्सटर्नल मीडियम है, ठीक है, ये एक्सटर्नल सोल्यूशन आपके पास है। अगर ऐसा हो रहा है कि जो मीडियम जो सराउंड कर रहा है, ये फॉर एग्जांपल अगर इस तरह चलिए हम कलर में ले रहे हैं, ये फॉर एग्जांपल आप रेड में जो दे रहे हैं ये आपके पास सेल है, ठीक है, ये हमने ब्लू में जो बना लिया आपके साथ, ये जो है ये एक्सटर्नल आपके पास मीडियम है। अगर जो मीडियम एक्सटर्नली जो सराउंड कर रहा है सेल को, इसमें हायर वाटर कंसंट्रेशन है, इसमें पानी जो है इस एक्सटर्नल मीडियम, अगर पानी जो है हायर कंसंट्रेशन, इसकी पानी की मात्रा जो है वो ज़्यादा है, या ऐसा कहें कि जो बाहर का आपके पास ये मीडियम है ये डाइल्यूट है, डाइल्यूट कहें या पानी इसमें ज़्यादा है, सेम बात है। अगर पानी इसमें ज़्यादा है या ये डाइल्यूट है तो क्या होगा, जो सेल है, सेल में पानी बाहर से अंदर की तरफ चला जाएगा, पानी बाहर से अंदर की तरफ चला जाएगा बिकॉज ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। समझ आ रही है ये बात, ये क्लियर हो रही है, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि ऑस्मोसिस में पानी मूव होगा कहाँ की तरफ, उस आपकी पानी मूव होगा जहाँ की तरफ आपके पास सॉल्यूट ज़्यादा होगा। तो आपने पढ़ लिया कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है अंदर की तरफ, क्योंकि बाहर पानी की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा आ रही है, अगर हमने मीडियम इस तरह के लिया कि बाहर के मीडियम में पानी बहुत ज़्यादा है, कंसंट्रेशन पानी की ज़्यादा है, इसका मतलब हमने डाइल्यूट जो है सोल्यूशन बाहर ले लिया है, तो पानी बाहर से अंदर की तरफ जाएगा ऑस्मोसिस की प्रोसेस से। और ये जो सोल्यूशन है जिसमें आपके पास पानी बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है ऑस्मोसिस की वजह से, या ऐसा कहें जो जहाँ पर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जो आपके पास डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो इस सोल्यूशन को आप नाम देते हैं सर, इसी सोल्यूशन को आप कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे HYPOTONIC, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन ऐसा है कि अगर आपके पास मीडियम जो सराउंड कर रहा है सेल को, इसको आप क्या कह रहे हैं, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा सर, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में पानी जो है बाहर से अंदर की तरफ चला जाएगा, बाहर से अंदर की तरफ सेल में चला जाएगा, और सेल जो है वो स्वेल करने लगेगा। जब पानी अंदर ज़्यादा चला जाएगा तो स्वेलिंग ऑफ सेल जो है वो आपको देखने को मिलेगी इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। दूसरे तरह का सोल्यूशन ये आ रहा है कि अगर आपके पास ऐसा सोल्यूशन आ रहा है, ऐसा मीडियम आ रहा है, ये आपके पास सेल है, इसके बाहर एक मीडियम है, इस मीडियम में जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो उतनी ही है जितनी आपके पास सेल के अंदर है, तो नेट जो मूवमेंट है पानी की कुछ भी नहीं होगी। तो इस तरह के सोल्यूशन को आप कहेंगे, इस तरह के सोल्यूशन में जहां नेट आपके पास जो पानी की मूवमेंट कुछ नहीं हो रही है उसे आप आइसोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे। एक आपने पहले हाइपोटोनिक पढ़ लिया जहां बाहर से पानी अंदर जा रहा था, दूसरा आपने आइसोटोनिक सोल्यूशन पढ़ लिया जहां पानी जितना अंदर है सेल में उतनी ही कंसंट्रेशन बाहर है, तो नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। थर्ड कैटेगरी क्या आ रहा है मीडियम की, अगर आपके पास इस तरह का सेल है, ये सेल के बाहर आपने ये मीडियम डाल दिया, इस मीडियम में जो पानी की कंसंट्रेशन है, अगर बाहर के मीडियम में पानी की कंसंट्रेशन जो है वो कम है, कहने का मतलब ये है कि बाहर का मीडियम जो आपने डाला, एक्सटर्नल मीडियम जो है वो ज़बरदस्त कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, वो क्या है, कंसंट्रेशन सोल्यूशन है, तो पानी कहाँ से जाएगा, अब जब बाहर पानी की मात्रा कम है, कंसंट्रेशन सोल्यूशन है बाहर, तो पानी बाहर अंदर से सेल के अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। तो इस वाले सोल्यूशन को जहाँ पानी की मूवमेंट ऑस्मोसिस के माध्यम से अंदर सेल के अंदर से बाहर की तरफ हो रही है, इस वाले सोल्यूशन को आप नाम देंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्या कहेंगे इसको, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा सर, जो सेल है वो श्रिंक करने लगेगा। क्यों श्रिंक करने लगेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वाटर जो है सेल के अंदर से बाहर की तरफ चला जाता है। तो ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। इसके साथ एक बात और याद रखिए, जब भी एक लिविंग सेल में जो लिविंग सेल है पानी लूज करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, तो उसमें आपके पास श्रिंकेज देखने को मिलेगी, या कंट्रैक्शन ऑफ कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रोसेस को, जो ये श्रिंकेज हो रही है, इसको आप प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, PLASMOLYSIS, इसको आप प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। तो प्लाज्मोलिसिस क्या है कि जब भी एक लिविंग सेल पानी लूज करता है थ्रू द ऑस्मोसिस, तो सेल में आपके पास श्रिंकेज या कंट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल आपको देखने को मिलता है, और इस प्रोसेस को आप जो है प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। तो ठीक है, हमने पढ़ लिया कि सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर ये गैस डिफ्यूजन में प्ले रोल करती है। सर डिफ्यूजन होगा तो भी गैस एक्सचेंज हो सकते हैं,
इसके साथ साथ ये जो है आपके जो है पानी की मूवमेंट में भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आगे बढ़ेंगे, अगला कंसेप्ट आपके पास आ रहा है सेल वॉल। देखिए ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल का कंसेप्ट आपको प्लांट सेल्स में मिल रहा है, इसके साथ साथ मोस्ट फंगी में मिलेगा, प्रोकैरियोट जैसे बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, यहाँ आपको मिलेगा। लेकिन एनिमल्स में जो है सेल वॉल इज फाउंड टू बी एब्सेंट। सेल वॉल में जो है सेल वॉल का कंसेप्ट आपके एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलता है। तो कह रहे हैं कि प्लांट सेल में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा, इन एडिशन वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है आपके सेल के इर्द गिर्द, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अलावा भी आपके पास एक रिजिड आउटर कवरिंग होती है जिसे आप सेल वॉल कहते हैं। ये कंसेप्ट आपको प्लांट सेल्स में देखने को मिलता है। जो सेल वॉल है इट लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो मौजूद है, इसके बाहर आपके पास सेल वॉल देखने को मिलती है। प्लांट सेल वॉल जो है जनरली किसकी बनी होती है सर? ये सेल्यूलोज की बनी होती है, और सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रेंथ टू प्लांट। समझिए, हमने देख लिया कि आपके पास प्लांट सेल्स में इन एडिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके पास सेल वॉल देखने को मिलती है, जो सेल वॉल जनरली प्लांट सेल्स में सेल्यूलोज की बनी होती है, और सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है एंड प्रोवाइडेड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। सेल वॉल परमिट करता है सेल्स ऑफ द प्लांट फंगी एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडियम विदाउट बर्स्टिंग। समझिए, अगर आपके पास एक सेल है, इस सेल को देखिए, चलिए हम कलर चेंज करके आपके पास दिखाते हैं आपको। देखिए, अगर आपके पास एक सेल है इस तरह का, इस सेल को आपने एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया। हाइपोटोनिक कहने का मतलब क्या है? पानी की मात्रा बाहर क्या है सर? पानी की मात्रा बाहर कम, आपके पास क्या है? ज़्यादा आ रही है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है कि आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन पानी बाहर ज़्यादा है, इसकी वजह से पानी बाहर से अंदर की तरफ चला जाएगा। जब अगर आप सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख रहे हैं तो पानी बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, ऑस्मोसिस की वजह से सेल जो है लगातार स्वेल करता जाएगा, हो सकता है सेल जो है ब्रस्ट कर जाए। तो इस ब्रस्टिंग को बचाने के लिए जो सेल वॉल है बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है प्लांट्स के, फंगी के और बैक्टीरिया के सेल्स में। सेल वॉल परमिट्स दिस सेल्स ऑफ द प्लांट फंगी एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड, ताकि ये विथस्टैंड कर सकें वेरी डाइल्यूट, जिसे हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडियम को कहते हैं, विदाउट बर्स्टिंग। ये आपने एक बार पढ़ लिया। मेन फंक्शन अगर आप सेल वॉल की देखेंगे तो वो ये है कि ये साइटोप्लाज्म एज वेल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक से बचा सके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपने पढ़ लिया, साइटोप्लाज्म हम आगे पढ़ेंगे आपके साथ। तो अभी आपने याद रखना है कि सेल वॉल का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल आ रहा है वो ये है कि ताकि ये साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द एक्सटर्नल शॉक्स। अगला कंसेप्ट जो है आपके पास सेल में देखने को मिलेगा वो है आपके पास न्यूक्लियस। ठीक है सर, न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस जनरली आपके पास एक डार्क कलर्ड स्फेरिकल या ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अगर आप किसी सेल को अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो जो उस माइक्रोस्कोप में आपके पास डार्क कलर्ड स्फेरिकल या ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जनरली नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल, उसे आप न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है जी। न्यूक्लियस में आपको क्या क्या मिलता है? न्यूक्लियस में जनरली आपके पास चार चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट। एक तो आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, दूसरा आपके पास न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, तीसरा आपके पास न्यूक्लियोलस होता है, चौथा आपके पास क्रोमोसोम्स होता है। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। तो आपने पढ़ लिया कि न्यूक्लियस क्या है सर? न्यूक्लियस आपके पास एक डार्क कलर्ड स्फेरिकल या ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर है जो जनरली आपके सेंटर ऑफ द सेल आपको मिल रहा है। तो इसमें आपके पास चार मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स या मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको मिल रहे हैं। एक तो आपके पास इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगा, आपको न्यूक्लियोप्लाज्म मिलेगा, सेल आपके न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस मिलेगा और क्रोमोसोम्स मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियस के पास एक डबल लेयर्ड कवरिंग होती है जिसे आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आपके पास छोटे छोटे पोरस होते हैं जो अलो करते हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटसाइड। आउटसाइड में क्या कहने का मतलब? आउटसाइड हो गया आपके पास साइटोप्लाज्म, क्योंकि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आपको कहाँ मिल रहा है सर? न्यूक्लियस जो है जनरली पाया जाता है, इट इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ सेल। तो ये साइटोप्लाज्म में आपको तैरता हुआ मिल रहा है, फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म। ये आप कंसेप्ट याद रखेंगे। तो न्यूक्लियोप्लाज्म पहली चीज़ आपने न्यूक्लियस में पहली चीज़ जो आपने पढ़ ली वो है आपके पास न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक डबल लेयर कवरिंग होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो अलो करते हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड। दैट्स आउटसाइड कहने का मतलब हो गया फ्रॉम इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म में ये जो मूवमेंट अलो करते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको मिलेगी न्यूक्लियस में वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जनरली एक डेनस फ्लूइड है जो न्यूक्लियस में आपको मिल रहा है। इसी तरह से नंबर थर्ड चीज़ जो इसमें मिलेगी वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस आपके पास एक स्फेरिकल बॉडी होती हैं जो मौजूद होती हैं आपके न्यूक्लियस में, और इन्हीं न्यूक्लियोलस में आपके पास RNA दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है आपको मौजूद होता है। तो ये तीन चीज़ें हो गई। नंबर फोर्थ आपके पास क्या मिल रहा है सर? आपके पास न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स मिलेंगी।
क्रोमोसोम्स क्या हैं? बेसिकली अगर आप देखेंगे न्यूक्लियस तो यहाँ आपके पास क्रोमोसोम्स मिलेंगे जो जनरली आपके पास रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स के तौर पर आपको अपीयर होंगे ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। जनरली आपके पास क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर कंपोज जो बने होते हैं डीएनए के, दैट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। ये जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हैं इसमें आपके पास बेसिक हेरिडिटरी यूनिट्स मौजूद होते हैं जिन्हें आप जीनस कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनस कहते हैं। और यही जो जीनस हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर पासिंग द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ताकि जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको पास ऑन किया जा सके फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। तो आप ऐसे याद रखिए, समझिए कि न्यूक्लियस है, सर न्यूक्लियस में आपके पास क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं। क्रोमोसोम में जनरली आपके पास रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे जब सेल अबाउट टू डिवाइड होगा। क्रोमोसोम्स में आपके पास इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए के, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के और प्रोटीन्स के। डीएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं इनमें इंफॉर्मेशन मौजूद होती है नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। फंक्शन सेगमेंट जो आपके पास डीएनए के होते हैं उन्हें आप जीनस कहते हैं और यही जीन रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर पासिंग द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। मेन फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस की अगर आप देखेंगे तो पहली फंक्शन ये आ रही है कि ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स को फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स पास करने के लिए जो आपके पास न्यूक्लियस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्रोमोसोम्स इसमें मौजूद हैं। नंबर सेकंड पार्ट ये कर रहा है कि कंट्रोल कर रहा है सारे के सारे लाइफ फंक्शंस जो सेल में टेक प्लेस करते हैं। जो लिविंग सब्सटेंस सेल में मौजूद होते हैं जिसे आप प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, इसमें दो चीज़ें हम कंसीडर करते हैं, एक तो साइटोप्लाज्म और आपके पास न्यूक्लियस आता है। तो आपने पढ़ लिया दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस, एक तो ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। नंबर सेकंड दूसरी फंक्शंस में ये आ रही है, ये कंट्रोल करता है सारे लाइव फंक्शंस जो टेक प्लेस करते हैं किसी सेल में। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। जो न्यूक्लियस है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सेंट्रल रोल प्ले करता है इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेलुलर रिप्रोडक्शन कहने का मतलब ये है कि सेल जो है वो डिवाइड हो जाते हैं ताकि दो नए सेल जो हैं बन जाए। इस प्रोसेस को होने के लिए न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वाइटल, बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ इट आल्सो प्लेज ए क्रूशियल रोल अलॉन्ग विद द एनवायरनमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट रोल एनवायरनमेंट के साथ जो है ये रोल करता है। एनवायरनमेंट के अलावा जो कि न्यूक्लियस है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि डिटरमाइन किया जा सके, ताकि पता किया जा सके किस तरह से जो आपके पास सेल है वो डेवलप होगा एंड व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट एट द मैच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अगला कंपोनेंट, अगला जो आपके पास सेल में मिलेगा उसे आप क्या करेंगे, जो फीचर आपके सेल में मिल रहा है वो आपके पास साइटोप्लाज्म है। तीन तो आपने जनरली हमने आपको बोला जो हर एक सेल में आपको मिल रहे हैं, वो आपके पास न्यूक्लियस आ रहा है, वो आपके पास साइटोप्लाज्म आ रहा है, वो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने ऑलरेडी आपके पास डिस्कस कर दी, न्यूक्लियस का कंसेप्ट भी हो गया। अब हम साइटोप्लाज्म पढ़ रहे हैं। जो सेल वॉल हमने बीच में पढ़ी थी वो सेल वॉल का कंसेप्ट आप याद रखेंगे जनरली फॉर प्लांट सेल्स। ठीक है, एनिमल सेल में जो है वो कंसेप्ट आपको नहीं मिलता है। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म बेसिकली आपके पास एक फ्लूइड कंटेंट है जो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मिल रहा है, इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल रहा है। साइटोप्लाज्म में अगर आप देखेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर आपके पास साइटोप्लाज्मिक बॉडीज मिल रही हैं जिन्हें आप जनरली सेल ऑर्गेनीज कहेंगे। जैसे सेल ऑर्गेनीज सर एग्जांपल क्या हो गई, सर गोल्गी बॉडीज हो गई, सर आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गई, आपके पास राइबोसोम्स हो गए। ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनीज हैं और ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनीज आपके पास साइटोप्लाज्म में मिल रहे हैं। इन सेल ऑर्गेनीज के बारे में हम जो है अगली क्लास में आपके साथ बात करेंगे। ठीक है जी, चलिए हम जो अब एक इंपॉर्टेंट आपके पास टेबल जो आपके पास हमें एक बॉक्स मिला था एनसीईआरटी से वो डिस्कस कर लेते हैं। उसमें आपके पास एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने चार तो याद रख दी। एक तो आपने न्यूक्लियस क्या है वो आपने समझ लिया, आपने पढ़ लिया कि सेल वॉल क्या है, किस तरह से आपका एग्जामिनेशन क्वेश्चन बन सकता है वो आपने पढ़ लिया। आपके पास आपने पढ़ लिया कि साइटोप्लाज्म क्या है, तो ये कंसेप्ट आपने पढ़ लिया। तो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है ये भी आपने सीख लिया। यह बॉक्स है, इसके बारे में हम बात करते हैं जो आपके पास एनसीईआरटी में दिया गया है, इसके बारे में बात करते हैं। इस पर एग्जामिनेशन क्वेश्चन आता है तो उस पर आप आंसर दे पाएँ। सबसे पहली बात बोली गई कि सेल बाय फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, जो हमने ऑलरेडी आपको बताया कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने इनको डिस्कवर किया था। इन्होंने जो है कॉरेक्स लाइस से जो इनको जनरली डिस्कवर किया था प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के बदौलत, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल से। आगे चल के ल्यू वैन हुक ने 1674 में, बात तो याद रखिए पहले हम स्टार्ट हुए थे 1665 पे, 1665 पे हमें जो है रॉबर्ट हुक जो है डिस्कवर करते हैं सेल को। उसके बाद आगे चलकर 1674 में ल्यू वैन हुक एक इम्प्रूव्ड आपके पास माइक्रोस्कोप की बदौलत डिस्कवर करते हैं फ्री लिविंग सेल्स को इन द पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। हो गया, बात आ गई हमारी 1674 में। 1665 में डिस्कवर होते हैं सेल सबसे पहले आपके पास कॉरेक्ट में आपके पास रॉबर्ट हुक करते हैं। नंबर 1664 में आपके पास ल्यू वैन हुक होते हैं जो इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की बदौलत में सबसे पहले जो आपके पास पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल्स हैं उनको
डिस्कवर करते हैं, उनको आपके पास रखते हैं। आगे चलकर रॉबर्ट ब्राउन 1831 में ये कंसेप्ट देते हैं कि 1831 में आपके पास रॉबर्ट ब्राउन जो हैं ये डिस्कवर करते हैं न्यूक्लियस को। जो हमने न्यूक्लियस आपके पास पढ़ लिया, तो रॉबर्ट ब्राउन जो है, आपसे पूछा जाए हु डिस्कवर द न्यूक्लियस, तो कंसेप्ट आएगा आपके पास रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 जो है इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस के अंदर इन द सेल। आगे चल के हमारे पास कंसेप्ट आता है प्रुकिंजी का। प्रुकिंजी ने 1839 में टर्म प्रोटोप्लाज्म सबसे पहले आपके पास रखी थी फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस जो आपके पास सेल को मिल रही है। जो सेल थ्योरी हमें बताती है कि जो भी आपके पास प्लांट सेल्स हो गए, एनिमल सेल्स हो गए, ये बने होते हैं सेल्स के, और ये जो सेल्स हैं यही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हैं। ये सबसे पहले ये सेल थ्योरी जो है आपके पास 2 बायोलॉजिस्ट ने पेश की थी, जिनका नाम था, एक तो हमारे पास शील्डेन आ रहे हैं 1838 में, और शिवान आ रहे हैं। इसी वजह से आपके पास जो सेल थ्योरी है इसे शील्डेन शिवान थ्योरी भी कहा जाता है। जो आपके पास सेल थ्योरी है इसने हमें बताया गया था कि आपके पास जो प्लांट सेल्स हैं, जो भी एनिमल सेल्स हैं, जो भी जनरली लिविंग ऑर्गन्स हैं, ये सेल्स के बने होते हैं, और ये सेल्स जो हैं ये फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट्स ऑफ लाइफ हैं। ठीक है जी। तो जो सेल थ्योरी है इसको फर्दर एक्सपेंड किया था आपके पास विरचॉव ने। जो आपके पास रुडोल्फ विरचॉव थे 1855 में, रुडोल्फ विरचॉव जो है 1855 में यही जो सेल थ्योरी है, जो शिवान जो आपके पास शेल्डन शिवान थ्योरी है, इसको फर्दर एक्सटेंड करते हैं। वो क्या बताते हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि जो भी आपके पास सेल्स हैं दे ऑल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो भी सेल्स हैं वो एक ही प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो हैं वहाँ से एग्जिस्ट होते हैं। जो जितने भी सेल्स हैं ये प्रपोज करते हैं ओमनस सेलुला ई सेलुला थ्योरी देते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि सेल्स अराइज ओनली बाय डिवीजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है जी। विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवरी होती है फिर 1840 में, ये हमारे लिए पॉसिबल हो जाता है, ये मुमकिन हो जाता है कि हम ऑब्जर्व कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स एंड वेरियस सेल ऑर्गेनीज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं आपके बेसिक कंसेप्ट जो आपके पास सेल बेसिक यूनिट ऑफ सेल आ रहा है, ये हमने पार्ट फर्स्ट आपके पास डिस्कस कर दिया। अगली क्लास में इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनीज, जैसे आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया क्या है सर, राइजोसोमस क्या हो गया आपके पास, तो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या हो गया, इसके पास आपके पास गोल्गी बॉडीज़ क्या हो गए, इनके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपने कुछ सीखा होगा। गुजारिश करें अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।